हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपनी इस 2024 और 25 की बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में हम आपको आज पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस मॉडल पेपर 2024 और 25 का कराएंगे, और एकदम सबसे आसान तरीके से, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम हूबहू इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। तो जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे उसी क्रम में हम आपको कराएंगे एक एक प्रश्न, और एकदम आसान तरीके से। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी पे निकाल करके एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बस। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ जैसा कि पहले यहाँ प्रश्न लिखा गया है, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ दिया है 3। एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ प्रश्न जो कराएंगे सारे ऑब्जेक्टिव है। हमने ऑब्जेक्टिव में यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपको मॉडल पेपर में जो भी ऑप्शन आया था हम पढ़कर सुना देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली सवाल पढ़ लिया हमने। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और एक संख्या दिया है। दूसरी संख्या पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी दो संख्याओं, अगर कोई भी दो संख्या मान लीजिए n1 और n2 दिया है, तो दो संख्याओं का जो भी गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ कह रहा है कि एलसीएम दिया है, एलसीएम है 60, एचसीएफ है हमारे पास में 3, और एक संख्या हमारी है, एक संख्या है 12, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क। अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करके इस पे रखेंगे और हल करेंगे। पहली संख्या दिया है 12, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। पहला हम एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 60 और एचसीएफ दिया है 3। ये 12 से भाग लगाएंगे, 12 पंचे 60 और 5 तिहाई 15, यानी कि इस प्रश्न का जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 15 ऑप्शन से हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी आपको ऑप्शन दिया था 20, 15 और 180 और 36। तो जो ऑप्शन था हमारे पास में 15 वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पहला वाला प्रश्न हम लोग हल कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखें। अब कह रहा है एक शून्येतर कोई भी संख्या परिमेय हो, एक अपरिमेय। कोई परिमेय ले लीजिए, कोई अपरिमेय लीजिए। जैसे मान लो कि हमने एक परिमेय संख्या लिया 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लिया रूट में 5। अब इन दोनों गुणा करना है। अब गुणा करने पर क्या आएगा? तो ये बात सबको पता है कि अगर कोई भी एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, इन दोनों का गुणनफल हमेशा हमेशा यानी सदैव अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? सदैव अपरिमेय। तो सदैव अपरिमेय संख्या आएगा, कभी भी परिमेय नहीं आएगी। अगर एक परिमेय है, एक अपरिमेय है तब तो। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना है, अगर दो परिमेय हैं, दो या दो अपरिमेय हैं, तो दो अपरिमेय का गुणनफल हमेशा कभी परिमेय कभी अपरिमेय आएगा। कभी परिमेय आ जाएगा और कभी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। आपसे ऐसा पूछ सकता है आगे भी। अगर दो अपरिमेय हैं तो जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? परिमेय आएगा, क्योंकि √3 में गुणा √3 में कितना होता? 3। लेकिन अगर यही करें हम √2 और √5, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन आएगा √10, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो अगर एक परिमेय एक अपरिमेय है तो सदैव सदैव अपरिमेय आएगा, लेकिन एक परिमेय है एक अपरिमेय है तो सदैव अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर दोनों अपरिमेय हैं तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय आएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिया था सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय अपरिमेय दोनों। तो इस तरीके से ऑप्शन को आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न एकदम आसान था, छोटा। रेखा युग्म x + 2y -5 = 0। रेखा युग्म मतलब रेखा के दो पेयर दिए गए, दो रेखा के समीकरण दिए गए। एक है 4x + में 8y और माइनस में 20 = 0 के हल होंगे। यानी कितना हल होगा? एक हल, दो हल और एक से अधिक हल, या अपरिमेय रूप से या कोई हल नहीं होगा, इस तरह से पूछता है।
देखो जब भी कोई भी दो रैखिक समीकरण दिया हो तो उनके कितने हल होंगे उनके डिपेंड करते हैं इनके गुणांक जो भी थे a1 b1 a2 b2 c2 इनके अनुपात से संबंध बनते हैं। तो इनका अनुपात जो होता है रेखा का, तो a1/a2 का अनुपात निकालेंगे। अगर वो अनुपात बराबर नहीं है b1/b2 के, एक प्रतिबंध ये होता है। दूसरा प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये इस लाइन के क्या है, अचर हैं abc। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो हम लोग यहाँ तुलना करके निकालेंगे। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना कराएंगे, प्रॉपर रूप में लिखा भी है। हम a1 b1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे और चेक करेंगे कौन से प्रतिबंध को फॉलो करता है। इसके अकॉर्डिंग मान रखेंगे किससे कितने हलाएंगे। अगर इसका अनुपात इस प्रतिबंध को फॉलो करता है मतलब ये रेखा प्रतिच्छेदी होगी और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को बोलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल को अद्वितीय। अगर ये रेखा ऐसी है, रेखा मतलब समांतर है, अगर समांतर रेखा है तो समांतर रेखा होने पर कोई हल नहीं आता है, नो सॉल्यूशंस आते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर रेखा का प्रतिबंध इस पे सेटिस्फाई करता है तो ये रेखा होती है समपाती रेखा होती है और ये अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। चाहे अपरिमित रूप से बोलें या फिर उसको बोलते हैं अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा, अपरिमित हल होगा या अनेक हल होगा। अब हमें रही बात की a1 b1 c2 a2 b2 c2 का मान निकाल करके यहाँ सेटिस्फाई कराना है। तो हम लोग अब a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 का मान 1 है, b1 का मान a2 का मान 4 है तो 1/4 आएगा और यहाँ पर b1 का मान 2 और b2 का मान 8, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1/4। और यहाँ माइनस में c1 का मान है -5, c2 का मान है -20, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी के सभी मान बराबर है, मतलब सारा अनुपात बराबर है। इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस प्रतिबंध को फॉलो करेगा तो इस प्रतिबंध के लिए इसे कितने हल आएंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा। तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है ना, ये अपना 2024-25 का मॉडल पेपर है, ठीक है ना, एकदम हूबहू। तो यहाँ भी ध्यान रखें, यहाँ से आप में प्रश्न निश्चित तौर से आएगा ही आएगा, चाहे इनसे प्रश्न पूछे, चाहे रेखा देकर के प्रतिबंध पूछ ले या फिर इसका हल पूछ ले कितना हल होता है। ठीक है ना, चलिए तो ये बातें ध्यान रखो। हम मॉडल पेपर के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। ठीक है ना, तीसरे प्रश्न में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें एक संख्या हमारे पास 70 है, एक संख्या 125 है। कह रहे हैं ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से इसको विभाजित कर दें कि शेषफल क्रमशः 8 और 5 और 8 बचे। देखो अगर कोई भी संख्या से भाग कर रहे हो इसको तो इसमें शेषफल कितना बच रहा है 5, इसमें कितना बच रहा है 8। शेषफल बच क्यों रहा है, किसी भी संख्या से भाग करने पर, इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि 2 से भाग करने पर एक संख्या है जो शेषफल, मान लो कि एक संख्या 11 है, इसको 2 से भाग करने पर शेषफल 1 बच रहा है। अच्छा शेषफल 1 बच क्यों रहा है, क्योंकि 2 के मल्टीपल से ये 1 ज्यादा है, यही तो बात है ना, 1 ज्यादा है। अगर हम 1 यही घटा दें इसका मतलब 2 से भाग करने पर क्या हो जाए, पूरा पूरा शेषफल नहीं बचेगा। तो अगर हमसे कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इससे भाग करने पर, तो हम लोग इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। इस टाइप के सवाल करने के लिए जो शेषफल बचता है उसको हम लोग पहली संख्याओं में से घटा देते हैं। ये 70 घट रहा है, 70 में 5 घटा कितना आ जाएगा 65, और ये 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 117। इसका मतलब है कि आप 65 और 117 जो ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी उससे भाग करोगे तो पूरा कट जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भी किसी भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी या अधिकतम की बात करता है वहां हम उन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब इसका मतलब 13 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर कहीं भी किसी प्रश्न में हिंदी में अगर छोटी से छोटी, सबसे छोटी और या न्यूनतम की बात करेगा हम उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ बड़ी से बड़ी कहाँ है 65, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो ये
5 से इसको भाग लगाओगे तो ये 5 हो जाएगा 13, फिर 13 से भाग लगाओगे कितना हो जाएगा 1, यानी ये 65 का जो अभाज्य गुणनखंड आता है 5 गुणे 13 लिखेंगे। 117 को अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13, 9 17 मतलब 3 से, 3 तिरिक्का 9, 3 9 27, 3 से भाग लगाओगे 13 और फिर 13 से भाग लगाओगे तो 1। इस तरीके से जो 117 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 3 गुणे 3 गुणे 13 आएगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में या जो सभी में कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। यहाँ पर सब में कॉमन क्या है 13, इसका मतलब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। ध्यान रखें कि अब 13 से भाग करेंगे यहाँ पर 70 में तो 5 यहाँ बचेगा और यहाँ से 125 भाग करेंगे कितना बच जाएगा 8 बचेगा। इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना होता है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे भविष्य में आएंगे तो वहाँ को आपको जो भी शेषफल बचता है उसको घटा करके बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ ज्ञात करना है और छोटी से छोटी कहेगा तो एलसीएम फाइंड कर लेना है। 5 नंबर में 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। 3 का गुणज क्या होता है? गुणज मतलब होता है मल्टीपल। तो 3 के प्रथम 5, 3, 6, 9, 12 और 15, ये 5 हमारे पास में संख्याएं हैं। 3 के 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए सबको हम जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ दीजिए और 15 बार 27, 27 3 30, 40 और 5 45। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आइए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में द्विघात समीकरण ज्ञात की। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न अच्छा था। जब भी इस तरीके का कथनों पर विचार करना होता है तो हमें अब कथनों पर विचार करना है। तो वहां लिखा था कि 2 मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेगा तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानना चाह रहे हैं, मूल कैसा है। वो प्रश्नों में लिखा था, आप सामने देखेंगे तब। तो यहाँ पर हम मूल देखेंगे तो जब भी मूलों की प्रकृति चेक करनी होती है तो हमें यहाँ पर विविधकर का मान निकालना पड़ता है। विविधकर बताता है कि ये मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण से हम लोग तुलना कराएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, a का मान आएगा 2 और b का मान आ जाएगा माइनस का 4, c का मान आ जाएगा 3। यहाँ पर d का मान रखते हैं हम लोग, तो d का मान निकालते हैं। b का मान रखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस माइनस में 4ac, 4 इंटू a का मान 2 है, c का मतलब 3 है। d बराबर माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24। अगर यहाँ से हम लोग घटाते हैं तो माइनस का आता है 8। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली खास ये बात ये है कि d का मान जो भी आ रहा है वो डिपेंड करता है d का मान आया क्या है। d का मान आ सकता था 0 या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब तभी होता है जब माइनस में होता है। अब अगर कभी भी d का मान अगर 0 के बराबर आया तो इसको हम बोलते हैं 2 मूल वास्तविक, 2 मूल वास्तविक तथा बराबर। जो भी 2 मूल आएगा वो दोनों मूल वास्तविक होंगे पहली बार, और क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ जो अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ तो 2 मूल तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन 2 मूल जो भी होगा 2 मूल वास्तविक होगा, 2 मूल वास्तविक तथा असमान। मतलब यहाँ समान नहीं होगा, असमान होगा। लेकिन अगर d का मान 0 छोटा आ गया तो इसको बोलेंगे 2 मूल क्या हो जाएगा, 2 मूल क्या होंगे इसके, काल्पनिक। यानी इसका मूल क्या होगा, काल्पनिक। इसका हम ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं और ऑप्शन यहाँ पर अच्छा ऑप्शन दिया था, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चयन करना था। ठीक है ना। पहला दिए गए समीकरण का विविधकर 0 से कम है। पहला ऑप्शन था कि जो भी विविधकर का मान है वो 0 से कम है। बिल्कुल सही है, 0 से कम है क्योंकि d का मान माइनस में आ गया है, 0 से छोटा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। बिल्कुल सही था, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कि मूल वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है। अगर 2 ऑप्शन सही है, तीसरा कह रहा है समीकरण के विविधकर 0 है, 0 नहीं है मतलब ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक नहीं मतलब ये भी काल्पनिक था, इसलिए ये भी गलत है। सी एंड डी गलत है, ए और बी सही है। ऑप्शन बना कर दिया था यहाँ पर, पहला ऑप्शन था ए और बी सही है। हाँ, यही ऑप्शन सही था, यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
ऐसे ए सही, ए और बी सही है, सी एंड डी सही है, ऐसे दिया था। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ठीक है ना, ऐसे आपको हल्के में नहीं लेना इनको। तो चलिए, जितना बता रहे हैं इन सबको ध्यान दीजिए, लिखिए बार बार, यहीं से प्रश्न आपको देखने को बहु मिलेंगे। अगला प्रश्न है, करा कि एक हमारे पास में ए ओ बी सी एक आयत है। चलिए, आयत क्या होता है? आयत एक तरीके से एक चतुर्भुज होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इनको हम आयत कहते हैं। जिनके तीन शीर्ष क्रमशः ए ओ और बी दिया है। ए का दिया है शीर्ष 0,3 एंड ओ का दिया है 0,0 और इसका दिया हुआ है 5,0। इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। जैसा कि पता है कि विकर्ण आयत के बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण चाहे ए बी निकाले हम लोग और चाहे सीओ निकालें, एओ और सीओ दोनों बराबर ही होंगे। इसलिए हमें अगर सीओ निकालोगे तो यहाँ का बिंदु का निर्देशांक नहीं पता है, इसलिए यहाँ का निर्देशांक पता है। दो बिंदु के बीच की दूरी लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी। ए बी एक तरीके से दूरी है और दो बिंदु के बीच की दूरी जो हो का फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस किसी को आप x1 y1 कहिए, किसी को आप x2 और y2 कहिए, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए कहीं से निकाल सकते हैं। तो ए बी का जो मान आएगा वो रूट ऑफ x2, 5 में से 0 घटाओगे तो मतलब 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 में से 0 घटाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में y2, 0 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस में 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 और 9 होता है 34 और ऐसा 34 मात्रक हो जाएगा। 34 मात्रक यानी जो ए इसका विकर्ण आएगा, किसका? आयत का। आयत का जो विकर्ण होगा वो 34 मात्रक होगा, रूट में 34 मात्रक। ये ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप इस तरीके से ध्यान रखें इनको भी। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता ही है। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर में, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स -5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है। मूल का मतलब होता है x का मान। यदि x का मान दिया है कराए k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत सारे कराएं आपको। x मूल जब भी देगा वो x का मान ही होगा। x का मान जहां जहां x है वहां वहां रखिए आप 1/2 प्लस में k इंटू 1/2 माइनस में 5/4 बराबर 0। इसको इधर ले जाइए, 1/2 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 4 प्लस में 1/2 इंटू k, ये उधर जाएगा 5/4। इसको उधर ले जाओ तो 1/2 इंटू k बराबर में ये 5/4 माइनस में 1/4, दोनों का एलसीएम लोगे 4, गुणा कराओगे 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू k। यहाँ पर घटाओगे तो आ जाएगा 4/4, ये कट जाएगा, वहाँ बचेगा 1/2 इंटू k बराबर कितना हो जाएगा 1। इस 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि k बराबर कितना आएगा 2। k बराबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तब कंडीशन क्या होती है, या दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो समरूपता के कई सारे नियम हैं, लेकिन अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए हैं, इस तरीके से ऑप्शन बना के दिया था कि यदि दो समरूप हैं तो देखिए, पहली बात, अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं तो पहले इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती होते हैं। समानुपाती मतलब अगर उनकी भुजा का रेशियो निकालोगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक भुजा का अनुपात इधर वाली भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा होता है इनके संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे? संगत कोण बराबर। तो यही दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन लागू होती है। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। ऑप्शन इस तरीके दिया था। अब यहाँ ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 वाला।
यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। चलिए ठीक है, कोण C समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए, ABC नाम दीजिए, लेकिन नाम C वहीं पर दोगे जहां समकोण बनेगा। तो C यहाँ देंगे, बाकी कहीं भी A लिखो B लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। ABC एक समकोण है, C समकोण है, AC 3 है, AC 3 है, ये हमारे पास 3 है, 3 सेंटीमीटर। और AB हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। C से जाने वाली माध्यिका ये है, इसकी C से जाने वाली माध्यिका हम लोग मानते हैं D है, तो हमें CD याद करना है। क्या करना है? CD याद करना है। देखिए इसमें एक खास बात किया है, एक बार तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि CD का मान याद करना है, और ये माध्यिका है। अगर ये माध्यिका ना होती तब तो आप ये फार्मूला लगाना जो भी बताएंगे वो थोड़ा से आसान ना होता। अगर CD इसकी माध्यिका है तो CD माध्यिका होने की कंडीशन में कण का आधा होती है इसकी माध्यिका, तो यानी जो CD का मान आएगा वो CD का मान आएगा AB/2। यही इसका आंसर है, AB/2। कहेंगे AB/2 कौन सा आंसर होता है? हाँ, अब AB का मान पता कर लेते हैं हम लोग। AB का मान निकालने के लिए आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लंब पता है, आधार पता है, कण आ जाएगा। लेकिन ये बात आप तभी अप्लाई कर पाओगे, ध्यान रखना है, जब CD माध्यिका होगी। माध्यिका हमेशा कर्ण को मध्य दो बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए कर्ण जो कर्ण होता है वो इस माध्यिका का आधा होता है, अगर माध्यिका है तो। अभी हमें चाहिए AB चाहिए, तो हमारा ये क्या है? लंब है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर AB का स्क्वायर, कर्ण आ जाएगा 16 9 25, और ये हो जाएगा AB, और इधर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट। फिर AB का मान हमारे पास में कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। AB 5 आ गया है। CD का मान हमारे पास में निकल जाएगा 5/2, भाग कर देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में भी है तो 2.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बड़ी खास अच्छी बात है यहाँ पर यह है कि ये कंडीशन तभी लगा पाएंगे जब ये क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि साइन थीटा, ये बड़ा शानदार प्रश्न ये भी है, साइन थीटा माइनस में कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 दिया है। तो कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा और कास की पावर 4 थीटा का मान याद करना है। देखिए इसका मान तभी याद हो सकता है जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाए, मतलब थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे, आंसर आएगा। अब थीटा ही निकालना है। थीटा के लिए यहाँ पर एक यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है, इसको हल करके यहाँ थीटा का मान निकालेंगे हम लोग। आइए यहाँ पर पहले यहाँ होल स्क्वायर शायद नहीं था, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, हमें होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, तो ये बराबर दिया इतना, ये आपको ज्ञात करना है। अब हमें कैसे निकालना पड़ेगा थीटा? यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू में कास थीटा बराबर में 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये पूरा हो जाएगा सरसंख्या नंबर 1 के हिसाब से, इसका मान 1 हो जाएगा। माइनस में ये बात खास है कि साइन 2 थीटा बोले हम लोग, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा। ये आप ध्यान रखें, साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा माइनस इंटू में कास थीटा। तो हम इसके स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ रख देते हैं, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 1। ये 1 इधर प्लस का है, तो इसको आप लोग कट कर देंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा लिखो, 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 0, यानी साइन 2 थीटा बराबर 0। तो इस तरीके से हम इसको नीचे से इरेज करते हैं। फार्मूला ध्यान रखें। अब हमें ये देखना है कि साइन में किसका मान होता है 0,
तो सबको पता है कि साइन में जीरो का मान जीरो होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन जीरो। साइन जीरो थीटा तुलना थीटा से करोगे अनुपात की तुलना अनुपात से 2 थीटा बराबर जीरो, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर हमें थीटा का मान जीरो आ गया है तो अब आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर रख करके। एक लाइन की बात है, साइन थीटा साइन 4 थीटा का मान जीरो है, प्लस में कास 4 थीटा का मान जीरो है। जैसा कि बताया साइन जीरो का मान जीरो, जीरो का पावर चाहे 4 करो कुछ भी करो आता है जीरो ही आएगा। कास जीरो का मान 1 होता है, 1 की पावर 1 करोगे तो 0 + 1 और ये 1 आ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है तो आप सभी को यहाँ पर क्लियर है। ठीक, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले थीटा निकालना था, थीटा हमने इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग निकाला। थीटा कैसे किया है, दोनों बच्चों को होल स्क्वायर किया और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान होता है साइन 2 थीटा फार्मूला है, यहाँ रखा। इसके बाद इसको हल किया, थीटा का मान 0 निकाला, फिर यहाँ रख दिया 0 और हल किया था। आगे कितना, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अगला प्रश्न हमारे पास में यहाँ पर लिखा है, ये साइन 2a बराबर में 2 साइन a इंटू में कास a। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि साइन 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा, या a लिखा तो लिखो कास a बराबर में हो जाएगा 2 साइन a इंटू में कास a। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। यहाँ कास ए बराबर में क्या लिख दिया मैंने, अच्छा इधर कास नहीं है, इधर कास नहीं है। 2 साइन ए बराबर कितना आ जाएगा 1, और इधर कास ए बराबर 1। कास में किसका मान 1 होता है, तो ये पता है कास में 0 का मान 1 होता है, 0 डिग्री का। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 0, और यही आपसे पूछ रहा था कि बताइए तब a का मान कितना होगा, a का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर था 0, 1, 45, 90, 45, 30 और 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया है 0 वो सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर में है, यदि 4 tan थीटा 4 tan थीटा बराबर 3, ये कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ हम tan थीटा बराबर ले सकते हैं 3, इधर ये गुणा में इधर रहेगा 4। ये अनुपात का मान दिया है और यहाँ अनुपात का मान पता हो जाए साइन कास तो हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बार बार कहते हैं, अगर अनुपात पता है तो अनुपात और अन्य कोई अनुपात से अगर निकालना होगा तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ये लाल बटे कक्का से आप सभी ने याद किया है। तो ये tan थीटा बराबर, अगर हम यहाँ थीटा रख दें, थीटा के सामने क्या होता है लंब, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आधार 4, 3, 4, 5, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगाकर निकालते हैं। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ध्यान रखें। हमें यहाँ पर 4 साइन का मान, साइन जो लंब बटे कर्ण होता है, लंब हमारे पास 3 है, लंब बटे कर्ण मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और माइनस में हो जाएगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, आगे बढ़ते फिर हम लोग। यहाँ पर कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण 4/5। आगे बढ़ेंगे हम लोग 4 और इंटू में साइन 3/5 प्लस में 4/5। इस तरीके से इस प्रश्न को हम थोड़ा से मिला लेते हैं। आइए हम लोग हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 5 4 3 12/5 माइनस में 4/5 नीचे, और यहाँ पर 12/5 प्लस में
4/5। ऊपर का यहाँ आधार समान है, एलसीएम समान आ जाएगा। 12 में 4 घटाएंगे 8/5। नीचे 12 4 16/5। 5 से 5 कट जाएगा, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, मतलब 1/2। इस प्रश्न का जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/2। इसका ऑप्शन दिया था 2/3, 1/2, 1/3 और 3/4। तो इसका जो आंसर करेक्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आप यार हल करें। हम आपको बार बार कहते हैं कि जब कभी अनुपात दिया हो और अनुपात से अनुपात का मान पूछता है तो आपको एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बना करके जो दिया है उसके अनुसार आप लोग तीनों भुजाओं के अनुपात निकाल लीजिए। फिर जो कहेगा साइन कास, टैन काट, सेक कासेक, सब का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पहुंचे यहाँ पर 14 नंबर पर। ये सेक ए प्लस में tan ए, एक ब्रैकेट में दूसरे वाले में होता दिया है 1 माइनस सेक ए। सेक ए गलत लिख दिया है, सेक ए नहीं है, साइन ए। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्या इसका मान क्या होगा। देखिए, जब भी कि त्रिकोणमिति में कुछ ना समझ में आए तो सिंपल सा काम वही करना होता है कि जो हम साइन कास में इनको बदलें। बस यहाँ साइन कास में यहाँ नहीं है, सेक का उल्टा होता है 1/कास, यहाँ कास लिखते हैं। आपको हमेशा हर प्रश्नों में ट्रिग्नोमेट्रिक भी आइडिया लगाने पर आपको एक अच्छे तरीके से हल करने का विकल्प मिल जाता है। जब ना हो साइन कास में तो उनको साइन कास में तोड़ते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन/कास, तो यहाँ पर कास हो जाएगा। एक ब्रैकेट में दूसरे वाले में 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम सेम है इसका आधार, इसलिए कास ए आएगा, तो यहाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा ऊपर एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में 1 माइनस साइन ए चल रहा है। ऐसे ऊपर एक में जोड़े एक में घटाएं, इसका मतलब यहाँ बनेगा वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपान में कास ए। 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर है। नीचे हो जाएगा कास ए, एक कास से एक कास यहाँ कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बचा है कितना, कास ए, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कास ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी भी त्रिकोणमिति में आपको पैनिक नहीं होना बिल्कुल से। जब भी आपको ध्यान रखना है कि अगर साइन कास में कोई भी अनुपात नहीं दिया है, पहला काम उसको साइन कास में तोड़ो, फिर उसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद फिर आता है आपको सरसंख्या का अप्लाई करना। बस इतनी ही बात हमेशा करनी होती है। चलिए, बात समझ में आ गई होगी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास में ही है, ये समझिए, कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर 8 त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो कि केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। अब थीटा कोण बना रहा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए कि इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड कहता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल से ध्यान रखना है, एरिया हो जाएगा त्रिज्यखंड का, वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। इतना ही इसका ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन बना कर दिया है, और ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 16 नंबर, कितना आसान सी बात है। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है, ऑप्शन बना कर दिया। सुराही क्या होती है, सभी लोग देखे होंगे सुराही क्या है। ये इस तरीके से एक गोल आकृति होती है, ऊपर यहाँ पर कुछ यूं आकार की आकृति बना देते हैं इस तरीके से, तो यही हमारी सुराही है। सुराही मतलब जब हम लोग गर्मियों में पानी वगैरह पीते हैं, ये सुराही इस तरीके से है। अब ये सुराही जब बनी है तो इस सुराही में क्या क्या आपको दिख रहा है, एक तो यहाँ पर गोला है, सुराही में एक गोला होगा, एक गोला होगा, और एक क्या होगा, एक हमारे पास बेलन है। तो एक गोलन और एक बेला का जो संयोजन होता है, संयोजन मतलब जोड़, तो एक गोला और एक बेलन का संयोजन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सुराही। ठीक है ना। कोई समस्या। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ लेते हैं। 17 नंबर पर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। 1 से 10 तक संख्या लिखनी है, वो भी क्या करना, कौन सी वाली है, विषम वाली लिखना है। और इनका तो 1 से 10 तक विषम 1, 3, 5, 7 और 9, इनका
समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य होता है कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, सिग्मा n और बटे में n। n का मतलब कुल पद जितने इनको योग जोड़ लेते हैं और कुल कितने पद हैं। समांतर माध्य बराबर में 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25, 2 4 5, यहाँ 5 हमारे पद है। 5 से भाग लगाएंगे तो 5 से 5 बचा 25 और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर चलते हैं। आंकड़ों 13 15 16 17 और 20 19 20 की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब यहाँ वर्गंतराल नहीं दिया गया है तो माध्यिका ज्ञात करने के दो फार्मूले होते हैं, एक सम पदों के लिए, एक विषम पद। सम पद विषम पद गिनिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 n बराबर यहाँ पर सम है, यानी n बराबर 6 सम पद है। अब सम पद है तो सम पदों के लिए माध्यिका फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसके पहले आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है, घटते या बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। यदि अगर डाटा नहीं लिखा गया है तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गलती कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 के बाद 15 16 17 19 और 20 यहाँ पर एक क्रम लिखा गया बढ़ता हुआ, बढ़ता क्रम है, इसलिए क्रम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब पद याद रखना है। अगर सम पद है तो इसकी माध्यिका जो होती है m बराबर 1/2 n/2 वहाँ पद अब प्लस में n/2 + 1 वहाँ पद। हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर विषम होगी तो हम सिर्फ विषम के लिए, अगर विषम पद है तो सिर्फ वहां पर n/n + 1/2 पद ही लगाते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अगर माध्यिका ज्ञात करनी है, अगर विषम पद है तो वही लगाते हैं। लेकिन छोटा पद है तो माध्यिका का मतलब होता है मध्य का नंबर होता है। मध्य में नंबर देखना है तुमको, ये इधर 2 इधर 2, बीच में बच गया 2, इन दोनों जोड़कर आधा, ये भी होता है। लेकिन बहुत सारा अगर टर्म लिखा रहेगा तो आप यहाँ ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला ध्यान रखना होता है। वैसे भी यहाँ पर m का मान आएगा 1/2, तो 6 है, 6 यहाँ रखोगे तो 6 को भाग करोगे 3वां पद आएगा, प्लस में 3 और 1 4वां पद आएगा। देखो पद तो यही आएगा। 16 और 13, 1 2 3, 3 क्या है 16 है, 4 क्या है 17 है। तो m/2 1/2, 16 प्लस में 17 बटे में 2, 16 और 17 को जोड़ोगे तो 33 बटे में कितना हो जाएगा 2, और यही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33/2। माध्यिका इस तरीके से ध्यान रखें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए दो फार्मूला है, विषम पद के लिए और सम पद के लिए। इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पर आरोही क्रम लिखेंगे कि अवरोही क्रम लिखेंगे। इसको बिना लिखे आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर लिखा है तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आइए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर में, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना हम कहें उतनी बार आप लोग यहाँ पर रखें। देखिए मीन, मॉड एंड मीडियन में हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, क्योंकि जब तीनों पढ़ते हैं तो इसमें संबंध भी होता है। संबंध क्या है, बहुलक बराबर, याद करके जाना, इसको याद किए बिना मत जाना। 3 माध्यक, और माध्यक को ही माध्यक कहते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। ये फार्मूला बिना याद किए नहीं जाना है आपको। अब आपको दिया क्या है, पूछा क्या है, माध्यिका पूछी है, माध्य दिया है, बहुलक दिया है। बहुलक दिया है 45, 3 गुणे माध्यिका यानी यम माइनस 2 गुणे 27, 27 दूनी 54, 3m माइनस में 54। इसको इधर ले आओगे तो ये 45 प्लस में 54 बराबर में 3m यानी माध्यिका। इन दोनों 5 4 9, 5 4 9 यानी 99, 3m, 3 से भाग लगाओगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9m, यानी जो इसकी माध्यिका आएगी वो माध्यिका हो जाएगी 33। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए, तो 33 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो अच्छे से आपको इसको एक एक पॉइंट को नोट करना, अच्छे से इसको ध्यान में रख करके जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का ये 20वां नंबर है और यही ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न होगा। एक पासा फेंका जाता है। देखिए, पहली बात, जब पासा फेंकते हैं ना तो टोटल आउटकम जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि लिखना पड़ता है, एस से लिखते हैं। एक पासे पर 6 ही अंक होते हैं। अगर एक पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 या 6 ही आएगा, ठीक है ना। अब प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो m/n होती है। इवेंट ऑफ एनी, यानी कि इवेंट, किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो m/n। यम होता है अनुकूल परिणाम और यन होता है कुल परिणाम। तो यहाँ टोटल परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारा कुल परिणाम है। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे कि 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? अब 3 से छोटी कितनी विषम संख्या प्रायिकता है? 3 से छोटी तो ये होगी नहीं, इससे छोटी क्या है? यही है। तो एक हमारे पास अनुकूल परिणाम है। कुल कितना परिणाम था? 6। तो 1/6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1/6 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रायिकता वाले प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना था? 3 से छोटी जो पूछता है, जो आने की प्रायिकता है, जो कुल प्रायिकता है, कुल प्रायिकता नीचे और आने की प्रायिकता क्या होती है? ऊपर। तो बस कुल परिणाम 6 है, 3 से छोटी विषम संख्या 1 ही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए फिर हम लोग खंड ब वाले में देखते हैं। खंड ब का प्रश्न जो भी आएगा, अभी तक हमने 1 नंबर वाले प्रश्न देखे थे, अब ये सारे नंबर 2 वाले हैं, यानी कि 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। पहला अगर आगे स्पष्ट कीजिएगा कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे प्लस में 7 एक भाज्य संख्या है। पहली बात समझ लीजिए, भाज्य संख्याएं होती क्या? भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। इसका मतलब कि कोई भाज्य संख्या तभी कहलाएगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड या उसके गुणनखंड कितना होना चाहिए? मोर देन 2 प्राइम फैक्टर होने चाहिए। आइए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। कैसे ये हो जाएगा कि प्राइम नंबर, यानी कि हमारे पास भाज्य संख्या है। लिखा है 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस में 7। इसमें 2 ही नंबर है, एक यहाँ से यहाँ तक नंबर है, एक यहाँ से। दोनों में क्या कॉमन है? 7। 7 कॉमन कर लिए। यहाँ आएगा 3 गुणे 5, यहाँ गुणे 1 लिखने कोई मतलब नहीं है, प्लस में 1 आ जाएगा। 5 × 15 और 1 16, ये हो जाएगा 7 गुणे 16। 7 गुणे 16 का मतलब क्या है कि ये संख्या 7 से भी कट जाती, ये संख्या 16 से भी कट जाती, और हर संख्या तो 1 से कटती है। ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो, यानी ये संख्या का जो भी गुणनखंड आ रहा है वो मोर देन 2 है। अगर मोर देन 2 है तो इसलिए कहोगे कि इसलिए कि अतः 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो इस टाइप की प्रश्न जब भी देता है तो आपको ऐसे ही करना होता है कि उनमें जो भी कॉमन हो निकाल लो, सबको गुणा करके जोड़ लो, अपने आप उसमें मोर देन 2 नंबर दिखेगा। तो इस प्रकार संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न लिखा है कि ये ख नंबर में कि काट थीटा बराबर 7/8, देन द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे वाले 1 माइनस साइन थीटा, अपान में 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। इस प्रश्न को करने के 2 तरीका है, जो मैं एक पहला बताता रहता हूं कि अगर अनुपात दिया तो अनुपात निकाल लो, साइन कास का मान निकाले रख दीजिए। दूसरा ये है कि ये भी
संख्याएं ही लग रही हैं यहाँ पर, एक में जोड़ा, एक में घटाया, एक में जोड़ा, एक में घटाया है। तो हम पहले इसको हल कर सकते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, फिर वहां पर मान रख सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। एक में जोड़े, एक में घटाएं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ सरसन क्या लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप सबको पता है कि होता है कास स्क्वायर थीटा, जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो हम कास को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर हमें कास का मान चाहिए कभी इन केस, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर वैल्यू पुट करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर। और सबको पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान में कास थीटा, और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा और अपान में साइन थीटा। तो ये कास अपान साइन है, कास अपान साइन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में काट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए बिल्कुल काट का मान दिया है, तो काट का मान यहाँ रखते हैं। कितना दिया है, 7/8 है। 7/8 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 7 7 49 और 8 9 64, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई आसानी से। और इसको अनुपात से भी कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तीनों भुजाएं निकालिए, साइन कास का मान रखिए, यहाँ गुणा कीजिए, उससे भी आ जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए अब ये जो प्रश्न है बढ़िया प्रश्न है ये भी। यहाँ क्या कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 64 घन सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शानदार चीजें हैं कि यहाँ संलग्न मतलब साथ साथ लगी भुजाओं को जोड़ दो। तो देखिए पहली बात हमें घन की भुजा चाहिए, और घन की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो घन की भुजा निकालेंगे। अब ये हमारा एक घन है जिसका आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन ये है, एक घन और है तो एक घन ये है जिनकी संलग्न सतहों को जोड़ दे रहे हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन ये है, एक घन ये है, इसको जोड़ देते हैं। घन की भुजा नहीं पता, पहले हम घन की भुजा निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन